WURTZ, कोरे हाउस, सेबिटियर सेंड्रन, सेबिटियर सेंड्रन, वुड्स होगी, कोरे हाउस होगी, सेबिटियर सेंड्रन, स्वार्ट्स, ये सारी ही एल्केन में ही आ जाती हैं अभी। ठीक है, तो जो फर्स्ट 3 करी हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, फोर्थ वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आ गई? ये 4 कल लर्न करके आनी है। प्रिपरेशन एल्केन की, एल्केन की प्रिपरेशन है, फर्स्ट 3 एल्केन की प्रिपरेशन ही है, और कल आपने लर्न करनी है बेटे। 1 वीक है, इसके बाद लास्ट वीक में तो यू नो सैटरडेज को आप आओगे नहीं, फर्स्ट पेपर कब है? मंडे को। हाँ, तो उसकी आपने प्रिपरेशन करनी होगी, तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो नेक्स्ट वीक है, उससे नेक्स्ट वीक तो मैंने फटाफट रिवाइज करवाने हैं आपको, तो ऑर्गेनिक के लिए नेक्स्ट वीक ही बची है हमारे पास। ये हफ्ता क्या थर्सडे है, हाँ, तो उसमें हम फटाफट रिवाइज करेंगे ना सारे चैप्टर्स। इतने धीरे धीरे हम कुछ नहीं कर सकते जैसे अब कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द बस 1 वीक मोर है, उसके बाद तो मैंने रोज का 1 चैप्टर लेना फटाफट से, या एक रोज के 2 चैप्टर भी लेने पड़ सकते हैं मुझे। फटाफट बोलने की इसमें ये है, इसमें ये है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलो 4 कर लो पहले, 4 ही नहीं होनी उनसे, 4 तो करें। अब 4 आप अपनी तरफ से करोगे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको पता चलेगा कि हमें आता क्या है कि नहीं। जैसे योर आप तो कुछ करके आओ पहले, कि आप कन्वर्जन कर सकते हो इसमें से या नहीं कर सकते, दैट आई विल सी टुमारो। सो बेटे नेक्स्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, आप ये मानो इट इज द सिस्टर ऑफ रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस होती है जैसे कल करी थी। ठीक है, मगर इसे कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या कहते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन अगेन, आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट्स। डेफिनेशन ऑलरेडी आपको करवा दी गई है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, दिस इज अ कार्बोकेटाइन। हाँ, दिस इज अ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन है, कार्बन के राउंड कितने बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन के 1 कार्बन का, मीन्स इसका एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, एक ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ओके, समझ आ रही है? तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ये एम्प्टी जो नियर बाय पी ऑर्बिटल है, या कोई भी पी ऑर्बिटल भरा भी हो सकता है जब पाई बॉन्ड करोगे आप। ठीक है, और इसे कहते हैं, साथ वाली कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और जिसके साथ जो हाइड्रोजन लगी है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये पास पास ही तो बड़े, ये ओवरलैपिंग हो सकती है। मैं फिर कह रही हूँ बेटे, ये बॉन्ड बने हैं हमारे लिए बने हैं, क्वांटम में बॉन्ड नहीं है, क्वांटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। आप इमेजिन क्या करो, आप बच्चों को ये होता है कि ये बॉन्ड उड़ के यहाँ कैसे आ गया, बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप हुए हैं। समझ आ रही है?
तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे खाली देखता है तो अपने आप को यहाँ पे मर्ज कर लेता है, तो यहाँ का बॉन्ड चला जाता है, ये हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव बन जाता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ शिफ्ट हो गया मान लो, पर होता क्या है इसके अंदर ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहा, तो ये यहाँ आ गया ना, तो इस अब ये आया तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना है ना, पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे बना ना, ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लाउड है ना, इमेजिन करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे इमेजिन क्या करो, अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये H+ है, कहीं जाता नहीं है बाहर, उनके इन्फ्लुएंस में ही रहता है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है पर है H+, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस हुई, एक तरह की रेजोनेंस हुई है ना, कि एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये रेजोनेंस ही होती है, मगर बॉन्ड के बिना रेजोनेंस हुई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड। या हाइपर कॉन्जुगेशन में एक कॉन्जुगेशन बड़ी है, डबल बॉन्ड बड़ा है, दैट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ब्लड प्रेशर हाई होगा, कॉन्जुगेशन हाई होगी, हाँ दिखाना है, नहीं कहीं नहीं जाता वो, यहाँ ही रहता है, समझ आ गई। ऐसे अगर एक हाइड्रोजन देख सकता है तो ऐसे तीनों हाइड्रोजन ये काम करते हैं बारी बारी, अगर एक हाइड्रोजन ये काम करता है तो तीनों हाइड्रोजन ये काम करते हैं, तो हम आगे रेजोनेटिंग, तो इसको जोड़ देंगे, इसको अकेला दिखाएंगे, ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे, इसको अकेला दिखाएंगे, हाँ, दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये तो हमने कार्बोकेटाइन की बात करी, एल्कीन्स में भी होती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में भी होती है। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बेंजीन में अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने एक +R छोड़ा हुआ था। हम कहते हैं, ये बना लो पहले, हरी अप बनाओ, इनको बना देंगे, थोड़ी स्पीड बड़ी स्लो है ना दी, शुक्र है। देखो मैंने कल आपको +R इफेक्ट करवाया बेटे, मैंने कहा कि जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन घेरते हैं दैट इज अ +R ग्रुप, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है बेटे, ये भी +R है। अब इसके पास तो लोन पेयर नहीं है, तब भी ये +R है इसके पास लोन पेयर। मैंने ये कहा था जिसके पास लोन पेयर, हमने जब कल बनाया था तो यहाँ पे हमने एक OH लगाया था, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे लोन पेयर था, ये ऐसे गई ऐसे किया, और हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर इधर लोन पेयर तो नहीं है हमारे पास, तब भी ये +R है। इसे क्या कहते हैं, नेम के स्ट्रक्चर का? वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ तो आता है, टॉलवीन। हाँ ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे देते हैं, ये इसी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण अंदर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब ये कैसे, देखो, अब इस बॉन्ड को आप ऐसे खोलो, मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ हम दिखाते हैं, ये जो बॉन्ड है ये यहां चला जाता है, जैसे कि मैंने अभी बनाया था, ये था, यहाँ पे तो पॉजिटिव था, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ गया था, तो इसका भी ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, और बेंजीन के पास तो रेजोनेंस की अपॉर्चुनिटी है,
तो बेंजीन अपना ये वाला यहां निकाल देती है। तो ये भी प्लस आर इफेक्ट देता है, चाहे इसके पास लोन पेयर नहीं है। समझ आ गई? अब ये देखो, ये यहां गया, इसका नेक्स्ट कैसे बनेगा? यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये वाला एच पॉजिटिव। हाँ हाइपर कॉन्जुगेट, मगर इसको यहाँ पे प्लस आर बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस हो रही है ना, मगर ये किसके कारण देता है? ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण देता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। इसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है। जो रेजोनेंस होती है उसमें लोन पेयर और पाई की होती है, या पाई की होती है। कल हमने रेजोनेंस शो करी तो हमने क्या शो किया? ये लोन पेयर और पाई में करी थी ना, या पाई और पाई में करते हैं, ये बेंजीन के घुमा देते हैं हम। मगर हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला ये रेजोनेंस में पास करता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जब सिंगल बॉन्ड वाला पार्टिसिपेट करे। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड नहीं हो रही, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं हो रहा, दिख रहा है ऊपर? नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रही है। पर कहने को हम प्लस आर, जो ग्रुप है इसका नेम प्लस आर ग्रुप कह देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है बेंजीन के ऊपर। पर फेंक रहा क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस है। ये सिंपल रेजोनेंस के कारण नहीं फेंक रहा, चाहे ये प्लस आ रहा है, पर ये सिंपल रेजोनेंस के कारण नहीं दे रहा बेंजीन को, क्योंकि कोई भी हमने ऐसा ग्रुप नहीं किया जिसमें नो बॉन्ड हो। समझ आई? कल तभी मैंने ये स्ट्रक्चर आज के लिए छोड़ा हुआ था। समझ आ गई? तो ये अब इनसाइड जाएगा, और ये जहां पे खत्म होता है वहां पे बाहर आ जाता है। समझ आ गई? और ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाता है? एक बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डबल हो गया, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऊपर वैसे का वैसे बनाओगे जैसे था। बेटे आप भी मजाक समझोगे थोड़ी देर के बाद। हाँ जी, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। शिवम यू आर राइट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड द थर्ड नेम इज बेकर नाथन इफेक्ट। शिवम वी आर रिवाइजिंग अगेन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग ऑल द नेम्स। रिवाइज कंसेप्ट करवाए जा रहे हैं, चैप्टर तो हमने पहले ही कर लिया था। समझ आ गई? बेकर नाथन, बेकर नाथन, हाँ जी, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हैं? क्या? अच्छा आप इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, इसको छोड़ दो आप। स्ट्रक्चर बनाओ जरा, नामों में कुछ नहीं पढ़ा, कंसेप्ट में पढ़ा है, पहले कंसेप्ट सीख लो। अब ये अंदर चला जाएगा और ये वापिस से इसको मिल जाएगा लास्ट में। बस बॉन्ड यहाँ पे ऐसे थे। अब जैसे एक हाइड्रोजन गया तो
एक और दिखाएगा, फिर तीसरा, ये चलता रहता है। तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे खत्म किया, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये चलता ही रहता है। अब आपकी बुक्स में ये ऐसे नहीं खत्म होता, यहाँ पे होता है एटसेट्रा, ये चलता ही रहेगा। क्वेश्चन बेटे ये नहीं होता, क्वेश्चन होता है कि प्लस आर माइनस आर, जो तुम कोई रिएक्शंस करोगे +2, मैं आपको 12th के बेस से करवा रही हूँ, मुझे ये लेना देना नहीं एग्जाम में आना है कि नहीं आना। कि आपको कोई ग्रुप जैसे ये लगा हो, अब मैं इसकी बोलूँ कि आप फीडर ड्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओ, जैसे आप क्लोरीनेशन करवाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर अगर CH3 लगा है ना, तो इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे तो नया Cl ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आएगा। आपको ये ही नहीं पता होता जब इतनी सारी रिएक्शंस हो जाती हैं कि आने वाला ग्रुप किस पोजीशन पे भेजना है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज है, मेटा पे तो नहीं है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है, इसलिए इनकी इफेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। -R बल्कि मेटा पे, आपको पता है कोई भी R इफेक्ट मेटा पे नहीं लगता। आपको ये समझा, ये बच्चों को बात समझ नहीं आती एंड तक, मेटा पे R लगता ही नहीं एक्चुअली। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तब भी वो ऑर्थो पैरा पे देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तब भी ऑर्थो पैरा से ही खींचे जाते हैं। मैं जब वो खींचेगा, तो जब वो ऑर्थो पैरा से खींच लेता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास मेटा के अलावा कोई पोजीशन नहीं बचती। जैसे ये मान ले तू ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है, मैंने कैंडीज दी तब भी मैंने ऑर्थो पैरा को दी। मैंने गीतेश को वर्ष ने आदित्य, मैंने गीतेश और आदित्य को कैंडीज पकड़ाई 2-2। छोटे बच्चे आए, उन्होंने वो कैंडीज गीतेश और आदित्य जाके ले ली, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, उनके पास गए, अभिषेक का कुछ नहीं देखा, ठीक है, समझ आ रही। अब मान लो 4-4 टॉफीज आपके तीनों के पास, 4-4 तीनों के पास है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्थो मीन्स गीतेश और आदित्य से 2-2 कैंडीज ले ली, पर मेटा को मैंने कुछ नहीं किया। अब उन्होंने देखा कि 4 तो उसके पास है, मैं उसके पास ही जाऊंगा, मीन्स मेटा को कभी कुछ नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तब भी ऑर्थो पैरा से खींचे जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब भी ऑर्थो पैरा को मिलते हैं। और इनको कंफ्यूज मत किया करो कभी भी इंडक्टिव फैक्ट से। रिमेंबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ल्ड में +I वाला एक ही है, खुद कार्बन, बाकी सारे माइनस इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कार्बन से, चाहे वो ऑक्सीजन हो जाए, चाहे वो क्लोरीन लगी है, चाहे वो नाइट्रोजन लगी है। जैसे कि अगर मैं OH लगाया था कल, अगर OH लगाया था, मैं बारी बारी ये चीज रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि हमने एसिडिक करैक्टर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने हैं, तो आपको ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ये OH ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ाता है +R के कारण, मगर -I के कारण इससे खींचता भी है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। समझ आ गई? तो जो ऑर्थो है सबसे ज्यादा खींचे जाते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी ना, मैं खड़ी हूं, मैंने इलास्टिक पकड़ा हुआ है, मैं OH हूं, जो पास है उससे ज्यादा खींचूंगी, जो दूर है उससे बहुत, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस में कौन से हैं? पाई इलेक्ट्रॉन है। और द पॉइंट, चलें आगे। तो यहाँ पे सारे इफेक्ट खत्म होते हैं। अब मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में आपको बताती हूँ थोड़ा सा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बीच में बने, मिडल में कहीं जाके, और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी हो, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी हो। जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो रिएक्शन के बीच में बनते हैं।
हम जब भी आपने रिएक्शन लिखी है ऑर्गेनिक में तो आप यही लिखते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यही लिखते हो एस्टेरिफिकेशन में कि एक अल्कोहल एसिड से रिएक्ट किया और एस्टर बन गया, हम यही लिखते हैं और एरो पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यही करते रहे हो 10th में आप, है ना। बहुत औखी रिएक्शन थी वो, वही लगती थी। अब वैसी बहुत सारी हैं, है ना। तो लिखने में हमने ये लिखा कि एक एसिड है, अल्कोहल है, एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमारा एस्टर बन गया, लिखने को तो ये लिखा। मगर जब हम उसके मैकेनिज्म के अंदर गए कि ये आखिर रिएक्ट कैसे हुए, तो उसके बीच में हमने देखा कि कहीं कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा, कोई चीज बनती है जो थोड़े देर के लिए बनती है। इसी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है जो थोड़ी सी ही देर के लिए बनता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बेटे जब हम उनका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तब बनते हैं वो। मान लो कि अब अल्कोहल से पहले क्या गया, H पॉजिटिव गया, ये एसिड ने OH निकाला। जब अल्कोहल से OH निकलेगा तो क्या बनेगा, H निकलेगा। तो हम ये स्टडी करते हैं कि बीच में कुछ बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्केन की सब्स्टिट्यूशन करवाई, हम करवाते थे ना CH4 प्लस क्लोरीन CH3Cl और ऊपर लाइट डालते थे, हम बड़ी अच्छी रिएक्शन लिखते होते थे क्लास 10th में, ना। तो ये सारी रिएक्शन कैसे हुई कि पहले आपकी फ्री रेडिकल बने। तो ये वाली जो रिएक्शन है, जैसे ये है जो ये आप करते थे, हाँ, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये हम ऐसे लिखते थे, मगर इसके मैकेनिज्म में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट जो है क्लोरीन को पहले दो चीजों में तोड़ रही है, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल बन रहे हैं, रेडिकल्स बन रहे हैं। ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं थोड़े टाइम के लिए, मगर हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें फाइनल ये मिला है। फाइनल ये भी नहीं मिलता, डिपेंड है, अलग अलग रेडिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, मतलब आपके लिए ये मिला है। ठीक है, समझ आ रही है। तो बीच में जो हुआ, इसके बीच में छोटी छोटी चीजें बनती रही, वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स थे। रिएक्टिव जो रिएक्ट कर जाए और इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में कहीं बने। तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंटरमीडिएट होते हैं 5, पर आपने करने हैं 3, 5 जेई वाले करेंगे। कार्बीन और नाइट्रीन वो हमने नहीं देखने, आपकी जो 12th के सिलेबस में है वो 3 है, दैट इज कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स। इसके बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में आपको स्टेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है और क्यों। क्योंकि जब आप फर्दर मैकेनिज्म स्टडी करते हो रिएक्शन की, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसे पता चलता है, उसकी स्टेबिलिटी से। मैं 12th में बोला करूँगी ये बनेगा ये नहीं बनेगा, इसी में बोलूँगी +1 में भी, मार्कोनिकॉफ रूल की है ना, इसमें हम यही करते हैं कि ये इंटरमीडिएट बनता है ये नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण नहीं बनता। जो चीज़ स्टेबल है वो बनेगी, आप समझो इस बात को। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, देखो केटाइन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट की थी रिवीजन करनी, तो आपको मैंने एक होमोलिटिक फ्यूजन की बात करी थी, एक हिट्रोलिटिक की करी थी। जब हिट्रोलिटिक फ्यूजन होती है तो आपके कार्बोकेटाइन, देखो CH3Cl, CH3Cl, अब Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया गीतेश, तो CH3 पॉजिटिव बन गया, तो इसे कहते हैं कार्बोकेटाइन बन गया। केटाइन है मगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कार्बोकेटाइन।
इतनी बात समझ आई पहले? व्हाट इज नोन एज कार्बोकेटाइन? कार्बन विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये कार्बोकेटाइन है। अब मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे एक CH3 ले, तो इससे मैं कह रही थी मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसे अब मैं कह रही हूं इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब मैंने एक और रिमूव कर दिया। अब ये मेरा हो गया सेकेंडरी, या इसको मैं बोलूंगी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये बोलूंगी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास 2 कार्बन लगे हुए हैं। हाँ, आइसोप्रोपाइल, वेरी नाइस। आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन का बना हुआ है और आइसोप्रोपाइल लिंकेज है। ये आया कैसे होगा? ये ऐसे आया होगा, देखो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। मैंने बाद में बताऊंगी फ्री टाइम पे। लाइट, एच म्यू, frequency of light. H is a Planck constant, mu is a velocity frequency. बेटे लाइट किस वे में? एच म्यू ही लिखा आएगा। जब भी ऐसी रिएक्शन होगी ना, कोई आपको सनलाइट नहीं लिख के देगा एरो पे। तो ये हो गया बेटे टर्शरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोल रही हूँ, कार्बोकेटाइन 3 कार्बन लगे हुए हैं ना, तो दैट इज टर्शरी। अब फ्री रेडिकल वो डॉट वाला होता है, वो अलग करेंगे हम। ये का कैटाइन है। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटाइन, कैटाइन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना? कैटाइन क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इनको इलेक्ट्रॉन दें ऐसे ग्रुप, वो इसको स्टेबल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन ले इससे उसको अनस्टेबल करेंगे। जो चीज के पास पहले भी देने को कुछ नहीं है, उससे और लोग खींचने आ जाएंगे, बेचारा अनस्टेबल ही होगा, दिमाग खराब ही होना अंधा, है ना? और जिसके पास कुछ नहीं उसको लोग देने आ जाएंगे, वो कितना स्टेबल हो जाएगा, उसकी मेंटल स्टेटस वो स्टेबल हो जाएगा। हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके पास कितने लोग बैठे हैं देने वाले? 1 2 3। इन तीनों का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। मैंने क्या बोला था? केमिस्ट्री में खुद कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन ही दर्द समझता है कार्बन का, बाकी सारे तो खींचने वाले हैं। ठीक है, बेल होने वाली, जल्दी कर लो। ठीक है, तो इसके पास 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसके पास 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसके पास 1 कार्बन लगा हुआ है, इसके पास लगा ही नहीं हुआ। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ये, ये। चलो जी,